Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. Today, this is chapter 2 in your biochemistry course, and in this chapter we will study about enzymes. हमने चैप्टर 2 में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू देता चलूं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, यानी अगर एंजाइम्स मौजूद ना हो तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। इसलिए हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले डिफिनीशन, एंजाइम्स को डिफाइन करेंगे कि वो होते क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स कहाँ कहाँ क्या क्या रोल करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स की क्या क्या खासियत होती है और एंजाइम्स क्या क्या करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स को नाम किस तरह दिया जाता है, यानी हर एक डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उनका अपना अपना केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसी हिसाब से उसको नाम दिए जाते हैं, तो वो किस तरह दिए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स काम करते हैं एक ऑप्टिमम पीएच में, एक टेम्परेचर में, उसको खास पीएच चाहिए, एक खास टेम्परेचर चाहिए, तो वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि एंजाइम्स में उसका बहुत रोल होता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, यानी स्टॉप करते हैं, और उसका एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिनीशन, enzyme, a substance that act as a catalyst in living organisms, regulating the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered in the process. enzymes एक ऐसे substances हैं जो कि catalyst का रोल करते हैं। catalyst क्या होता है? catalyst एक ऐसे एनी सब्सटेंस होता है, वो एंजाइम भी हो सकता है और वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, जो कि एक केमिकल रिएक्शंस को आसान बनाते हैं और वो इजीली हो जाता है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। रेगुलेटिंग द रेट एट विच केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड, तो इस बिना पर एंजाइम्स अगर आ जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अगर वो मौजूद होंगे तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, अगर नहीं होंगे तो वो स्टॉप होगा। इस तरह हमारी बॉडी में एकदम सारे केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। जब एक केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है तो वो एंजाइम अवेलेबल हो जाता है और उस टाइप का केमिकल रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। The biological processes that occur within all living organisms are chemical reactions and most are regulated by enzymes. हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो अगर प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन्स टूटता है, डाइजेशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, तो वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन्हें एंजाइम्स रेगुलेट करता है। कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास होते हैं? दिस इंक्लूड्स डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारी खुराक डाइजेस्ट होती है और वो छोटे में कन्वर्ट होता है, छोटा होता है, उसको छोटे में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम्स का रोल होता है। इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट करता है एंजाइम। द कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, हमारी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में या इस तरह उसको कन्वर्ट करने के लिए भी एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर प्रीकर्सर्स, जिस तरह डाइजेशन में बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में कन्वर्ट होते हैं, इस तरह कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, तो वो भी एंजाइम्स के थ्रू होता है। अगर वो होंगे तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा और हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। Many inherited human diseases such as albinism and phenylketonuria result from the deficiency of particular enzymes. अब कुछ केसेस में हम ह्यूमन बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि पैदा नहीं होते हमारी बॉडी में,
तो वो जो केमिकल रिएक्शंस जो करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाता है और उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं। जिस तरह एल्बिनिज्म हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें ये पर्टिकुलर एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं और इस तरह उसमें एक डिजीज़ आती है क्योंकि वो एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस नहीं चलाते और वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनते जो केमिकल रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं, एक से दो तीन चार मल्टीपल। द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर अमीनो एसिड चेन्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन्स। The amino acid sequence determines the characteristic folding patterns of the protein structure, which is essential to the enzyme specificity. जो हमारे एंजाइम प्रोटीन होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। तो अमीनो एसिड्स हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी होते हैं, इसमें सीक्वेंस चेंज होती है, तो इस तरीके से एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम जो है एक केमिकल रिएक्शंस के लिए होता है, तो दूसरा एंजाइम दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, जो डिपेंड करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस पे। इफ द एंजाइम इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस सच एज फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, पीएच, द प्रोटीन स्ट्रक्चर में लूज इट्स इंटेग्रिटी एंड इट्स एंजाइम एबिलिटी। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स अगर टेम्परेचर दिया जाए, प्रोटीन्स को पीएच दिया जाए, तो उसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास एंजाइम भी ब्रेक हो जाता है और इस तरह उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बाउंड टू सम एंजाइम्स इज एन एडिशनल केमिकल कंपोनेंट कॉल्ड कोफैक्टर, which is direct participant in the catalytic event and thus is required for enzymatic activity. कभी कभार इस तरह भी होता है कि एंजाइम को एक और फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं कोफैक्टर। अगर वो एंजाइम कोफैक्टर जिस टाइम एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वो केमिकल रिएक्शंस के लिए सूटेबल हो जाता है, और वो क्योंकि वो एक्टिवेट हो गया अभी वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कर सकता है। और कोफैक्टर में आइदर भी कोएंजाइम, उस कोफैक्टर को कोएंजाइम भी कह सकते हैं अगर वो कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली हमारे पास जो वाइटामिन होते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन बी जो होते हैं, B1 B2, वो ज़्यादातर कोफैक्टर्स होते हैं और वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए उस कोफैक्टर को कोएंजाइम भी कहते हैं। और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जिस तरह मेटल आयंस हो गए। और कोफैक्टर में आइदर बी टाइटली और लूजली बॉन्डेड टू एंजाइम। कभी कभार कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड होता है, कभी लूजली बॉन्ड होता है, और जो टाइटली बॉन्ड होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब पढ़ते हैं हमारी बॉडी में एंजाइम्स के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शन है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है? हमारे पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह ट्राइप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, लैपेज हो गया। जो लैपेज जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज स्टार्च को करता है, ट्रिप्सिन इस तरह प्रोटीन्स को हो गए इस तरह। इसके अलावा चीज़ मेकिंग में भी एंजाइम्स का रोल होता है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उस तरह हमारे पास चीज़ मेकिंग होती है। कुछ एंजाइम्स हमारे पास स्वीटनर्स होते हैं, इस तरह ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, और ये जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होते हैं ये बहुत स्वीट होते हैं। कुछ एंजाइम्स को ड्रग में भी यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी यूज़ किया जाता है, ऐसे डिटर्जेंट भी यूज़ किया जाता है जो सफाई के लिए यूज़ होता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और मीट टेंडराइजेशन, मीट को टेंडराइज करने के लिए जो हल्का सा हो जाता है और नरम हो जाता है, उसके लिए भी एंजाइम्स का रोल होता है। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, यानी एंजाइम में क्या खासियत होती है जो दूसरी चीज़ विटामिन हार्मोन से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी खासियत है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करता है और वो आसानी से उसे बनाता है ताकि वो आगे प्रोसीड हो। और वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट। थोड़ा सा एंजाइम चाहिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और जिस कन्वर्ट करने के बाद जो चीज़ बनती है सबस्ट्रेट है उसे कहते हैं प्रोडक्ट।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज विद एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली हमारे पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। सॉलेबिलिटी मोस्टली सोल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। एक प्रॉपर्टी है कि एंजाइम जो है वो ज़्यादातर वाटर में, क्योंकि वो प्रोटीन है, और डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन में सॉलेबल होता है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज होते हैं। प्रोटीन नेचर होता है, और एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। मतलब एंजाइम जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिव होते हैं, और उसके ऊपर नीचे या डिग्रेड हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। और स्पेसिफिक पीएच, हर एक एंजाइम का अपना पीएच होता है। जिस तरह ट्रिप्सिन 9 पीएच पे काम करता है और पेप्सिन 2 पीएच यानी एसिडिक पीएच पे काम करता है। अब पढ़ते हैं कि एंजाइम्स को नाम किस तरह दिया जाता है, जिसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। An enzyme will interact with only one type of substance or a group of substances called the substrate to catalyze a certain kind of reaction। तो हर एक एंजाइम डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट सबस्ट्रेट होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक होता है। Because of this specificity, enzymes often have been named by adding suffix "ase" to the substrate name। तो क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है तो इसको नाम इजीली इस तरह दिया जाता है कि जो सबस्ट्रेट होता है तो उसके साथ एज लगा दिया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूरिया है, तो यूरिया को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है और यूरिया को ब्रेक डाउन करता है तो उसे यूरिएज कहते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को, जिस तरह प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है तो उसे प्रोटीएज कहते हैं। इस तरह इसका नाम दिया जाता है, लेकिन ये आजकल नहीं यूज होते। नॉट ऑल एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड इन दिस मैनर, हाउएवर, and to ease of the confusion the surrounding enzyme nomenclature, a classification system has been developed based on type of reaction the enzymes catalyze। अब जो नया तरीका आया है वो है कि एंजाइम किस तरह का रिएक्शन का क्या करते हैं, कि द ईज ऑफ सराउंडिंग एंजाइम नोमेनक्लेचर के डेवलप बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटालाइजेस। कि वो रिएक्शन किस तरह है, वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वो हाइड्रोलिसिस है, तो उस बेस पे आजकल नोमेनक्लेचर की जाती है एंजाइम्स की। आजकल जो नोमेनक्लेचर इस्तेमाल होता है एंजाइम्स की नेमिंग के लिए वो अभी पढ़ेंगे। देयर आर 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज एंड देयर रिएक्शंस। सो जो अब के जो नोमेनक्लेचर जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है कि एंजाइम किस टाइप का रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। तो हमारी बॉडी में मोस्टली 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस अभी किस तरह डिवाइड किए गए, 6 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, और वो कौन से एंजाइम होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कभी एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम इलेक्ट्रॉन देगा एक सबस्ट्रेट को, कभी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो जो एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर या लेने या देने में काम करते हैं उसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहते हैं। उस एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। दूसरे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं ट्रांसफरेजेस, which transfer a chemical group from one substance to another। ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास दो सबस्ट्रेट्स होते हैं, एक से एक ग्रुप लेके दूसरे सब्सटेंस में ऐड करना, इसे कहते हैं ट्रांसफरेजेस। यानी ट्रांसफर करना एक केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, सो उस एंजाइम को कहते हैं ट्रांसफरेजेस। तीसरा टाइप है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम्स होते हैं which cleave the substrate by uptake of water molecule। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 100 अमीनो एसिड्स हैं, तो उसको छोटे छोटे करके एक एक अमीनो एसिड में उसको तोड़ के 100 अमीनो एसिड्स बनाना, उसे हाइड्रोलेज कहते हैं। और वो किस तरह करता है, उस एंजाइम के साथ वाटर मॉलिक्यूल होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। लाइएजेस विच फॉर्म डबल बॉन्ड्स बाय एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप। लाइएजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं, या वो ग्रुप ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं आइसोमरेजेस विच ट्रांसफर अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन आइसोमर। आइसोमरेज का काम होता है, एक ही सबस्ट्रेट होता है लेकिन उसको रीअरेंज करके ग्रुप आगे पीछे करके उसका आइसोमर बनाता है, तो उसे आइसोमरेज कहते हैं। लाइगेजेस होते हैं और सिंथेटेजेस भी कहते हैं, विच कपल द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट
और सिमिलर न्यूक्लियोटाइड। इसका फंक्शन हाइड्रोलाइसिस के अपोजिट होता है। हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये नए नए बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो बनाता है जो एंजाइम, उसे कहते हैं लाइगेजेस। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के एंजाइम किस तरह एक्शन करता है। तो सबसे पहले जनरली जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है, उसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो उस पे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है और उसे प्रोडक्ट बनाता है। फिर एंजाइम उससे डिटैच होके एंजाइम वापस सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट के लिए यूज होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट आता है। इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस एन एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट दैट मस्ट बी ओवरकम फॉर द रिएक्शन टू ऑकर। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए हमारी ह्यूमन बॉडी में एक बैरियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह बैरियर ना होता तो हमारी बॉडी में सारे केमिकल रिएक्शंस बिना किसी कंट्रोल के होते हैं। तो एंजाइम जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है वो एंजाइम हमारे पास आते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस को करते हैं। द बैरियर प्रिवेंट्स complex molecules such as proteins and nucleic acids from spontaneously degrading and also is necessary for preservation of life। अगर ये बैरियर ना होता तो हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी में बने हुए हैं, हमारी स्किन में होते हैं, हमारे हेयर्स में होते हैं, तो वो ब्रेक कर जाते छोटे अमीनो एसिड में। तो उसको ब्रेक करने से बचाने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं और वो जब एंजाइम्स होते हैं एक बैरियर होता है और वो बैरियर उस वक्त क्रॉस होता है जब हमारे पास एंजाइम्स आते हैं। When metabolic changes are required in a cell, however, certain of these complex molecules must be broken down and energy barrier must be surmounted। जिस टाइम हमें ज़रूरत होती है एक रिएक्शन की तो उस टाइम एंजाइम्स आते हैं और वो बैरियर को ओवरकम करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। Heat could provide additional needed energy called activation energy, but the rise in temperature would kill the cell। The alternative is to lower the activation energy level through the use of catalyst। अभी उस जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए एक एनर्जी चाहिए कि हम वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करें, उसके लिए हीट भी चाहिए, लेकिन हीट हमारी बॉडी में इतना एक्सेस नहीं होता कि क्योंकि वो सेल को किल कर सकता है। तो हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, वो लो टेम्परेचर में भी काम करते हैं, जिस तरह एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है। दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम प्ले। एंजाइम इस तरह रोल प्ले करता है, दे रिएक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स अ ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं एक केमिकल रिएक्शन को इजीली करने के लिए, दैट रिक्वायर लेस एनर्जी फ्रॉम द रिएक्शन टू प्रोसीड। एक सबस्ट्रेट है उसको इस तरह कन्वर्ट करते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट में कि वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट होता है। द अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड क्विकली ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट्स and the unchecked enzyme is free to react with other molecules। इस तरह जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाता है, वहाँ से वो प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम जो है वापस से यूज होता है और सबस्ट्रेट के लिए। Only a certain region of enzyme called active site binds to the substrate। The active site is a groove or pocket formed by the folding pattern of protein। जो एंजाइम होते हैं उसका एक पोर्शन होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होता है और वहीं सबस्ट्रेट की वो कन्फर्मेशन चेंज करता है और उसे ट्रांजिशन स्टेट में ले जाता है। दिस इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर टुगेदर विद द केमिकल एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड कोफैक्टर्स विदिन द एक्टिव साइट परमिट्स ओनली पर्टिकुलर सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द साइट, thus डिटरमाइनिंग द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। हर एक एंजाइम जो एंजाइम का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एंजाइम की जो मेन एरिया होता है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पर एंजाइम एक्टिव होता है, उसका एक 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसी डिपेंड करता है, वो जो अगर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है तो वहाँ पर सबस्ट्रेट उसमें फिट हो जाता है और वो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक है हर एक सबस्ट्रेट के लिए। एक प्रोटीन के लिए एक दूसरा एंजाइम यूज़ होगा क्योंकि वो प्रोटीन के साथ कंबाइन इजीली हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर के डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन का और एंजाइम का स्ट्रक्चर एक जैसा हो और वो एक दूसरे में फिट हो जाए। अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमारे एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है एंजाइम की एक्टिविटी। बिकॉज एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस दे कैटालाइज एंड कैन बी यूज ओवर अगेन एंड अगेन। एंजाइम जो है दोबारा यूज होते हैं एक रिएक्शन में। ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंजाइम इज नीडेड टू कैटालाइज अ रिएक्शन। और थोड़ा सा एंजाइम चाहिए एक केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि 1000
एक एंजाइम मॉलिक्यूल है वो 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को 1 सेकेंड में कैटालाइज करता है। द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 1000 सबस्ट्रेट एक एंजाइम जो है इतने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एंजाइम की भी वो एंजाइमेटिक रिएक्शन भी ज़्यादा होंगे। एक लिमिट तक होंगे जब एंजाइम जो सारे एक्टिव साइट हों वो सैचुरेट हो जाएं, और उसके अलावा क्या होते हैं आगे फिर वो नहीं जाते जब तक एंजाइम जो है वो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट अचीव हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी की, और एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होते। अब आखिर में हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन पर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या स्टॉप करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक कुछ ऐसे डिजीज होते हैं कि हम टॉक्सिक केमिकल्स बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है और एक नॉन कम्पिटिटिव। Competitive inhibition occurs when molecules very similar to a substrate molecules bind to the active and prevent binding of actual substrate। इसमें क्या होता है कि जिस तरह हर एक एंजाइम के लिए एक अपना सबस्ट्रेट होता है, इस तरह वो जो इनहिबिटर होता है वो आता है और एंजाइम समझता है कि ये सबस्ट्रेट है और वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, और वो तो सबस्ट्रेट होता नहीं है लेकिन वो उसकी तरह होता है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी जगह को ब्लॉक कर देता है, तो इस तरह एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन एक ड्रग होता है, ये रोल करता है जो बैक्टीरिया में जो एंजाइम होते हैं जो सेल वॉल बनाते हैं तो उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, तो वो जो एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन जो होता है जो सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है तो वो नहीं हो सकता, इस तरह जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड होता है बल्कि एक दूसरी जगह के साथ बाइंड होता है और उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। व्हेन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑकर्स व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एट लोकेशन अदर देन एक्टिव साइट। तो क्या होता है, इनहिबिटर इज thought to bind to the enzyme in such a way that physically blocks the normal active site, लेकिन वो एक्टिव साइट की साथ बाइंड नहीं होता लेकिन वो एंजाइम की कन्फर्मेशन इस तरह चेंज कर देता है कि एक्टिव साइट फिर वो काम नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, एंजाइम की शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल ये जब बाइंड होता है तो एंजाइम का शेप चेंज कर देता है, तो इस तरह एक्टिव साइट जो है वो डीफॉर्म हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो वो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। द लेटर टाइप ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अगर वो इसी को एलोस्टेरिक कहते हैं कि एंजाइम के साथ बाइंड होता है लेकिन अदर देन एक्टिव साइट, इसे कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।